जबलिया के एक बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट में हमास के फाइटर्स ने कई आईडीएफ के सोल्जर्स को मार गिराया है। हर दिन इसी तरीके से शुरू करना पड़ता है। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी चॉइस नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा चढ़ा के रेजिस्टेंस की कहानी बताता हूं। नहीं भाई साहब, मैं तो जितना जो हो रहा है उसका आधा भी नहीं दिखा पाता, मैं आधा भी नहीं बता पाता हूं। क्यों? क्योंकि एक खबर आती है, उसके बाद जो लड़ाके हैं वो लड़ते भी हैं, खबर भी वही देते हैं। इस तरीके से काम होता है। मेरे उन चैनल्स तक मेरी पहुंच है और वो बहुत सारी खबरें डिटेल में दे नहीं पाते हैं। तो हम भी देखिए आपको जो बताते हैं, फिर वीडियोस आते हैं 2 या 3 बार, तो थोड़ा सा क्लियर होता है। आज जैसे कुछ वीडियोस भी आए पिछले क्लैशेस के, परसों के क्लैशेस के, तो क्लियर हुआ कि किस तरह से लड़ाई उन लोगों ने लड़ी डिटेल में। तो आज देखिए जबलिया में बड़ी घटना हुई, इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। कितने मारे गए हैं अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें 7 सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। उसके अलावा तुलकरेम में जबरदस्त लड़ाई हुई है वेस्ट बैंक में। जो 8 जनवरी 2024 की जो घटनाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको अंत तक देखना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम देखिए करीब 8,900 के करीब पहुंच रहे हैं सब्सक्राइबर्स, हमको सॉरी 9,900 के करीब पहुंच रहे हैं और 10,000 तक हमको उसको ले जाना है। उसके बाद देखिए आज जो कुछ घटनाएं हुई सीरिया और लेबनान में, इजराइल पूरी तरीके से अंदर घुस गया है। उस पूरे मैं आपको बताऊंगा कि लेबनान और सीरिया में किस तरीके से वो कोहराम मचा रहा है, और कहां है वो लोग जो एचटीएस का समर्थन कर रहे थे। कहां है वो जिन्होंने मुझसे एक्स पर बहस कर रहे थे? नहीं है कहां वो जो अपने को बहुत बड़ा वो समझते हैं, जानकार समझते हैं। मुझको सिखा रहे थे कि सीरिया में जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोले, अरे हमने कहा तुम लोग के चक्कर में पड़े तो तुम लोग तो अच्छों को बर्बाद कर चुके हो। सीरिया पे जो सच है वो मैं बोलूंगा, और सच यही है कि इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू है जुलानी, और जुलानी को सरेआम फांसी दी जाएगी दमस्कस में। जिसको अच्छा लगता है लगे, ना अच्छा लगता है तो अब आप देखिए, अब जो पूरी जो सारी सिचुएशन है उसमें मैं आपको एक के बाद एक सारी चीजें बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले तुलकरेम में जो अल अकाशा नेबरहुड है तुलकरेम का वेस्ट बैंक में, और जो अल फुंदूक की घटना जो घटी परसों, जिसमें फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने एक वीआईपी इजरायली, कई वीआईपी इजरायलीज को मारा, वो घायल किया, तो वो जो बस पे अटैक किया था। तो ये देखिए जो एकदम पागल हो गए हैं ये लोग। और उसमें जो है ये जो रेस्ट मतलब ये अल अकाशा नेबरहुड में घुस के आईडीएफ के सोल्जर्स बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से, मतलब गुंडों की तरह। और देखिए कुछ गुंडे, जैसे पुलिस, भारत की पुलिस है, वो सोच समझ के करती है अगर उसको गलत काम करना है। मैं क्या वो आपको सच्चाई बता रहा हूं अंदर की, वो सोच समझ के करती है। मतलब इतनी गुंडाई करनी है, इतना आतंक फैलाना पर रुक जाती है। ये जो लोग कर रहे हैं ये सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये इनका गिरता हुआ मोरल दिखाता है। इनको दे दिया है कि फ्रीडम की तुम कुछ भी जो भी चाहे करो, तो इसमें से कुछ लोग जबरदस्ती कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करने लगते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे इंडिया में होता है उस तरह से ये नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए जब ये लूटपाट कर रहे थे अलाकाशा में, तो वहीं पर आईडीएफ की फोर्स आ गई, उसने ठोक दिया। अरे सॉरी, वहीं पर हमास की फोर्स आ गई रेजिस्टेंस की, उसने ठोक दिया, और उसने ऐसा मारा कि उसके बाद वो पीठ दिखा के भागे। कोई मरा नहीं इसराइल की तरफ से, लेकिन 6 सोल्जर्स कम से कम घायल हुए, उनको लेके भागना पड़ा इनको। अच्छा, अब देखिए जो दूसरी खबर जो आती है कि जो जेरूसलम में एक हॉस्पिटल है, शारे ज़ेदिक। अब ये आप देखिए जेरूसलम, अब हॉस्पिटल्स तो अगर गाजा में कोई घटना घटी है, जो जैसे मैंने बताया जबलिया में घटी है नॉर्थ गाजा में, जिसमें हमास ने आईडीएफ के सोल्जर्स को रोज की तरह, जैसे पिछले कई दिनों से हो रहा है, 5 से 6 या 8 से 10 या 12-13 जो आज मेरी इंफॉर्मेशन है 7, उन सोल्जर्स को मारा है। तो उनके जो घायल हैं वो वहां के भी तो हॉस्पिटल, हाइफा में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, रामबाम हॉस्पिटल है, उसके बाद गाजा से जो लगे सेटलमेंट्स हैं वहां पर हॉस्पिटल्स हैं। ये जेरूसलम शारे ज़ेदिक हॉस्पिटल जेरूसलम में गाजा से घायल लाए जा रहे हैं। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब हम निकालें कि जो हॉस्पिटल्स जो हाइफा वगैरह में है, तेल अवीव में, वो बेकार है? वहां तो उनका एलीट वहीं इलाज कराता है, तो जेरूसलम तो वेस्ट बैंक में है, वहां आने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात, या फिर ये हम समझे कि इतने घायल हो गए हैं आईडीएफ सोल्जर्स की जो संख्या है घायलों की, जैसे बता रहे हैं कि हर महीने 1,000,
तो मतलब कितने 13 महीने से लड़ाई चल रही है, तो 13,000। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अपनी आईडीएफ के असली घायलों की या हताहतों की संख्या छुपाने के लिए आप इस हॉस्पिटल में ला रहे हैं, जो कि शारे ज़ेदेक हॉस्पिटल है, कोई बहुत बड़ा ऐसा फेमस हॉस्पिटल नहीं, लेकिन हाँ यहाँ आप छुपा सकते हैं, यहाँ की जानकारियां आप छुपा सकते हैं। उसके बाद देखिए अल फवार जो हिब्रॉन में है, वहां पर इन लोगों ने अटैक किया, जो वेस्ट बैंक में पागल हो गई आईडीएफ, वहां अटैक किया, वहां भी वही चीज कि लूटपाट करने लगे, उसके बाद जब गोली चली तो पीछे हट गए। उसके बाद देखिए साउथ, अब साउथ लेबनान और सीरिया में इसराइल जो है, साउथ लेबनान में तो हिजबुल्लाह टैक्टिकली चुप है, क्योंकि वो 26 जनवरी 2025 को मारेगा, जिस दिन 60 दिन का जो सीज फायर है खत्म हो। अगर बहुत ज्यादा इसराइल के जुल्म बढ़ जाते हैं तो हो सकता है पहले भी स्ट्राइक कर जाए। अब वहां पर क्या हुआ है कि खियाम में कुछ लोगों को इजरायली, खियाम जो कि कितनी लड़ाई हुई, मैं आपको कितनी बार बताया, और वहीं पर खियाम में आईडीएफ हारी। अब जब वहां से हिजबुल्लाह पीछे हट गई है, लेबनीज आर्मी सामने आ गई है, तो खियाम में कुछ सिविलियंस को इन लोगों ने आज मारा। उसकी पूरी खबर देखिए, दो सिविलियंस को मारा, और सोचिए ऐसे खुलेआम मार रहे हैं। वो सीरिया में भी यही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए तो जो एक वीडियो आया 2 दिन पहले का, जिसमें जॉइंट मोटर जो शेलिंग है जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाजा में की, जोर अल दुक इलाका जो है सेंट्रल गाजा में, और वहां पर उन लोगों ने ड्रोन भी छीन लिया इजरायली फोर्स। अच्छा, आमने सामने की लड़ाई हुई है ये, मतलब वो लोग बिल्डिंग में बाहर निकले, ये लोग बिल्डिंग में बाहर निकले, दोनों तरफ से नारे लगे और गोलियां चली, और उसके बाद इन लोगों ने इजरायली फोर्स को भागना पड़ा। अब ये बताइए, जोहर उल दुक गाजा की बात है, जहां पर इजराइल शेखी बगाड़ता कि हमने जीत लिए गाजा। तो यहां पर देखिए मारा, उनके ड्रोन भी जब्त किए, और ड्रोन देखिए कितने जब्त कर चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से कम 50 से ऊपर ड्रोन्स, और एक एक ड्रोन की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ये लोग कैप्चर कर चुके हैं, जो हमास की फोर्सेस कैप्चर कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमास के फंड्स कहां से आते हैं। अरे भाई, अब तुम इसमें से 25 ड्रोन बेच दो, वो आप देखो कितने फंड्स हो जाएंगे। हमास के लिए बहुत है, क्योंकि हम इसराइल जो $5,000 की एक चीज यूज करता है, वो $500 में उस हमास वही चीज उतनी ही इफेक्टिव इस्तेमाल करता है। उसके बाद देखिए जो वही जो एक गाजा में जबलिया में हुआ, उसको लेके सेटलर्स वगैरह भी बड़े परेशान हैं। उसके बाद देखिए हिजमा, जेरूसलम में हिजमा एक शहर है, गांव, मतलब गांव टाइप है, कस्बा, वहां पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, और इजराइली फोर्सेस घुसी थी। वही फुंदुक के कौन अभी तक उनको मिले नहीं है, ये बहुत कम होता है। कई ज्यादातर जो ऐसे ऑपरेशन होते हैं उसमें खबर आती है कि रन ओवर ऑपरेशन हुआ या गोली चलाई, और उसके बाद वहीं पर इजरायली जो सोल्जर्स होते हैं वो मार देते हैं गोली चलाने वालों को। इस बार तीनों फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स, ये इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज वे में गए थे, हमास के लोग थे, ट्रेंड है कि कहां विड्रॉ करना है, कैसे करना है, और वो लोग विड्रॉ कर गए हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि। उसके बाद देखिए हिजमा में जो एक टकराव हुआ फिलिस्तीनी जनता और आईडीएफ में। उसके बाद हरीस जो टाउन है सल्फित में, ये भी वेस्ट बैंक में, यहां टकराव हुआ। उसके बाद टेपुआ और एरियल, ये भी सल्फित में, यहां भी टकराव हुआ। फिर उसके बाद हवारा टाउन साउथ ऑफ नाब्लस, यहां भी टकराव, और यहां के टकराव में कई आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद देखिए इन लोगों ने फिर क्या किया तुलकरेम में। अब जब देखा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो कुछ मदद कर नहीं पा रही, वो अपने ही उसमें फंसी हुई है, उसके पास हथियार नहीं है, जबकि 40-50 हजार सुना फाइटर्स हैं। अरे कहाँ है फाइटर्स वो? इसका मतलब है कि तुमने कुछ हजार, 1 या 2 हजार लोगों से जेनिन को घेरने की कोशिश की है, और उसमें जो तुम्हारे ज्यादातर फाइटर्स है वो लड़ना ही नहीं चाहते। सच्चाई तो यही है ना। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कोलैप्स कर, मतलब ये अब टिकेगी थोड़ा ना। इसके बाद महमूद अब्बास का खेल खत्म है, या तो उसको हमास किसी दिन मार देगा, या इसराइल मार देगा, और यही भाग जाएगा, तीन ही हुए। उसके बाद देखिए तुलकरेम कैंप में आईडीएफ ने ऐसे बड़े बड़े जो गंदी मिट्टी, मतलब है डर्ट माउंट्स, जो इस तरह की मिट्टियां हैं, उसको इन्होंने लाके उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। पता नहीं क्या उससे अचीव करना चाह रहे थे, क्योंकि वो 2 मिनट में 4-5 लात मारी हमास ने, तो वो मिट्टी की जो इनकी सो कॉल वो थी, जो उन्होंने बनाई थी, वो ढह गई। उसके बाद वहां के इजरायली सोल्जर्स को उनका भी अता पता नहीं चला। उसके बाद देखिए
जो ड्रोन्स कैप्चर किए हैं उनका एक अलग वीडियो हमास ने मैं जारी किया, वो मेरे एक्स अकाउंट पे है। आप लोग, उम्मीद है मुझे कि एक्स अकाउंट पे जाके वीडियो जरूर देखते हैं। यहाँ मैं वीडियो क्यों नहीं डाल सकते ये आप जानते हैं। उसके बाद देखिए इमातिन विलेज एक कलकिलिया में है। कलकिलिया भाई जहाँ अल फंदूक वाला कांड हुआ, कलकिलिया में वहाँ पर इमातिन विलेज में को पूरी तरह से वहाँ पर घुस के और बड़ा एक आतंक फैलाने की कोशिश आईडीएफ ने की, जो असफल रही, फिर असफल रही। अब उसके बाद देखिए एक मजेदार बात हुई ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपसे कहा था डोनाल्ड ट्रंप एक जोकर है जो भेजा गया है। अमेरिका के जो एलीट हैं बाइडेन और हैरिस, जो ऊपर से लिबरल अपने को बनते हैं लेकिन बच्चों और औरतों के नरसंहार में शामिल हैं, और उस तरह के तमाम CH लोग वो इंडिया में भी भरे पड़े हैं ऐसे लिबरल बहुत चारों तरफ। वो अपने को बीजेपी, एंटी बीजेपी भी कहते हैं। मैं क्या किस का नाम लूँ, मैं कई बार नाम ले चुका हूँ। और उसके अलावा भी एक पूरी फौज है जो UPA 1 और UPA 2 में थी, जिसने डुबा दिया भारत को, बीजेपी के हाथ सत्ता दी थी। मतलब ये लोग, इतना इन लोगों से नहीं हो सकता था कि बीजेपी से लड़ सके, जो कि मोदी बिल्कुल कमजोर टाइप का एक फोर्स थी, और जो कांग्रेस के रहमो करम पे पली बढ़ी गुजरात में, सीधे अहमद पटेल के संरक्षण में, ये सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं। उसको तो ये कर नहीं सकते। तो वही तो अभी क्या है कि ट्रंप उन्हीं तरह के लिबरल बाइडेन और ये जो है, जिन्होंने बर्बाद किया दुनिया को, बर्बाद किया अमेरिका को, बर्बाद किया, ये मजा ले रहा। अब इसने अच्छा, इसको कहा जा रहा था कि नेतन्याहू के बड़ा क्लोज है, और जब ट्रंप सत्ता में आएगा तो इजराइल को पूरा वो मिल जाएगा और पूरा इजराइल कत्लेआम मचा देगा। और ट्रंप भी बीच में बोलता रहता है कि अगर होस्टेजेस नहीं छोड़े तो मिडिल ईस्ट विल फेस हेल। लेकिन ये देखिए बड़बोलापन है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि ट्रंप का एक और सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्रूथ करके एक ऐप है। तो उस ऐप में भी इसका जो ट्रंप का के अपने मैसेजेस आते हैं, वो भी इसी तरह का ट्विटर टाइप है, उसमें आप ट्वीट कर सकते हैं। तो उसमें जो है एक उसने वीडियो शेयर किया ट्रंप ने, जिसमें एक अमेरिकन एकेडमिक, जिसका नाम उसने नहीं दिया, एक अमेरिका का एकेडमिशियन यानी यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर, वो अच्छा ये पहले का वीडियो है, मतलब ये 2003 का वीडियो है, 2003 का, क्योंकि इराक वॉर की इसमें बात की गई। तो आज से मतलब आप समझ लीजिए कि 2025 चल रहा है, तो 22 साल पहले का ये वीडियो है। उसको ट्रंप ने आज अपने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट में डाला। उसमें एक अमेरिकन एकेडमिशियन गाली देके कह रहा है नेतन्याहू को कि नेतन्याहू द सन ऑफ अ बिच wants to drag us into war, Iraq war. नेतन्याहू द सन ऑफ अ बिच wants to drag us into war. ये 2003 और ये ट्रंप ने आज क्यों उसने शेयर किया, जरा कुछ हमको बता समझाए। और इसको इंडियन मीडिया ने क्यों नहीं उठाया, और जो तथाकथित वैकल्पिक मीडिया के लोग उन्होंने क्यों नहीं उठाया। ट्रंप ने ये शेयर किया कि एक पुराना वीडियो किसी का जो नेतन्याहू को मां बहन की गाली दे रहा है, और क्या सन ऑफ अ बिच कह रहा है, और वो उसने शेयर किया, और उस पर चर्चा, और उस पर मतलब मजा, उस जो लोग हैं सब लोग समझ रहे हैं कि क्या इससे वो करना चाह रहा है, नेतन्याहू से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। वो एक्चुअली उसको कोई मतलब खास है नहीं, लेकिन फिर भी जूइश लॉबी का प्रेशर है और ये अब, लेकिन वो ट्रंप के अंदर वो काबिलियत है कि वो बड़े से बड़े इस तरह के लोगों को बेवकूफ बना के निकल सकता है, क्योंकि वो नहीं फंसना चाहता है किसी इस तरह के उसमें। हालांकि मैं इसमें आपको एक चीज राइडर है कि अगर 20 तारीख को वो जैसे शपथ लेगा, अब क्लियर हो गया है, कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया सब कुछ, तो अब वो जब वो शपथ लेगा उसके बाद की स्थिति क्या होगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ स्ट्राइक्स ये ऑर्डर करे, ये करे और अफरा तफरी करे। लेकिन जो भी करेगा, अगर वो स्ट्राइक्स भी ऑर्डर करता है, अगर वो मिडिल ईस्ट में मतलब मिडिल ईस्ट एक्चुअली वेस्ट एशिया कहना चाहिए, मिडिल ईस्ट कॉलोनियल टर्म है, मैंने एक कासिम साहब वाले वीडियो में भी मिडिल ईस्ट बार बार कहा, वो गलत था, वेस्ट एशिया। तो ये वेस्ट एशिया में कुछ भी ये करे, कुछ भी उसको वो, लेकिन सफल वो और ज्यादा अराजकता से भरा होगा। बाइडेन के समय कम से कम वो संगठित हमला था, जो संगठित नरसंहार था। अब ये जो करेगा वो महाबेवकूफी होगी और उससे अमेरिका को और नुकसान होगा। तो दोनों तरह से रेजिस्टेंस का फायदा है ट्रंप के आने से, कि या तो वो कुछ करेगा नहीं, और या अगर करेगा तो इतनी बेवकूफी पूर्ण होगा,
इतना जाहिलपना उसमें होगा, इतना क्या कहते हैं उसमें इतना क्रूड होगा कि वो पूरी दुनिया उसको उसके खिलाफ हो जाएगी। उसके बाद देखिए इजराइल में जो मेटुला एक सेटलमेंट है, उसके जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि मेटुला सेटलमेंट, ये जो लेबनान बॉर्डर पे, इन्होंने कहा कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ सेटलर्स को वापस ना आए, वरना फिर से 7 अक्टूबर जैसी घटना इनके साथ हो जाएगी। हालत खराब है, मेटुला पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद देखिए अब यहां पर इसराइल के अंदर की जो पूरी एक डर, एक दहशत सामने आ रही। वल्ला वेबसाइट, हिब्रू वेबसाइट है, वहां पर एक खबर आई है कि जो सदर्न कमांडर जो इसराइल के, जो जब 7 अक्टूबर हुआ था तो साउथ गाजा में हमास ने हमला किया था, मतलब साउथ गाजा से लगा हुआ जो इसराइल का इलाका है वहां हमला किया था। तो उसके जो कमांडर थे, जो सदर्न कमांडर एलिजियर टोलेडानो, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब ये खबर आ रही है कि वो अपोलोजाइज भी करेंगे 7 अक्टूबर को अपनी गलती की वजह से, जिन गलतियों में ऐसी ऐसी चीजें शामिल थी कि इजरायली फोर्सेस को, सोल्जर्स को समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली वो लोग किससे कम्युनिकेट करें, क्या करें। और मेरा ये मानना है कि हमास को भी उस तरीके से, हमास ने भी इतना नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इजराइल ढह जाएगा, क्योंकि वहां से तेल अवीव बहुत दूर नहीं था। अगर ये, और ये होता है देखिए युद्ध में, ये वियतनाम वॉर में भी हुआ था, साइगॉन तक एक बार पहुंच के भी वापस आना पड़ा कम्युनिस्टों को, लेकिन फिर 1975 में जीते। तो ये गलतियां लड़ाई में होती है। हमास भी देखिए उस दिन जीता, अभी तक जीत रहा है, स्ट्रैटेजिक ब्लो था वो इसराइल को, और वो उससे इसराइल उबर नहीं पाया। लेकिन उस दिन तेल अवीव भी, अगर जरा सा भी हमास को पता होता, अगर ये चाहते तेल अवीव पहुंच जाते, वो अलग बात है कि वहां पर लड़ाई होती वहां, लेकिन ये कम से कम एक, खैर जो भी है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो इजराइल को लग गया है। तेल अवीव पे लगातार हमले यमन ने किए हैं, खुद हमास ने भी किए हैं, उसके साथ हिजबुल्ला ने किए हैं, और हालत खराब कर दी, सब लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए UNRWA जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी है, उसको जो बैन कर दिया है नेतन्याहू ने, उसको लेके वैकल्पिक कई चीजें खोजी जा रही हैं, जो एनजीओज हैं उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो एक अजीब सी, देखिए ये जो अजीब सी दो खबरें आई हैं, पहले भी मैंने आपको कल बताया था, आज उसी का इजाफा हुआ है। नतान एशेल, ये एक क्लोज माने जाते हैं नेतन्याहू के एडवाइजर है, और इन्होंने ये कहा है कि ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते। अब ये एशेल जो है, ये सामान्य आदमी नहीं है, नतान एशेल, ये नेतन्याहू की क्लोज है। इन्होंने कहा कि हम लड़ाई मिलिटरली, मतलब केवल सेना के बल पे, जो नेतन्याहू की लाइन थी कि हम क्रश कर देंगे हमास को, होस्टेजेस छीन लेंगे, वो नहीं हो सकता है। ये नेतन्याहू के सबसे बहुत करीब माने जाने वाला आदमी कह रहा है। तो फिर कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि हम लोगों को युद्ध की तरह लड़ना होगा, हम लोग ये इसको आतंकवादी संगठन है, और जनता जो है उसको, हमको वो हमास के साथ नहीं, ये सब छोड़ के, वही जो कल एक और जो जनरल्स प्लान के एक और आदमी ने बात कही थी कि गाजा जब अटैक किया हमास ने 7 अक्टूबर, वो गाजा एक स्टेट था, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट नेशन था गाजा, उसने अटैक किया इजराइल पे, ऐसे देखना चाहिए। और उस स्थिति में हमको पूरी पॉपुलेशन को स्टार्व करना चाहिए, यानी जो घेरेबंदी होती है, ये बड़ी मेडिवल टेक्निक है, और कई बार इधर भी वॉरफेयर में इस्तेमाल होती है। वियतनाम वॉर में भी अमेरिका ने कोशिश की थी एक समय कि हम वियतनामीज जनता को स्टार्व करें, तो वो चीज भी असफल हुई, और ये भी असफल होगी। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई मिलिट्री, हम मिलिट्री लेवल पे जीत नहीं सकते हैं, हमास अपनी टैक्टिक्स से हमेशा अपर हैंड रहेगा, क्योंकि गुरिल्ला वॉर वो लड़ रहा है, इसलिए हम अब ऐसा करें कि वहां से हटा लें फौजें, और हम चारों तरफ से इनको घेर लें, मतलब हटा लें फौजें, कोई डील कर ले, पहले होस्टेजेस अपने ले लें, कुछ फिलिस्तीनियों को छोड़ दे, और बाद में हम इन पे घेरेबंदी करके इनको हम भूखा मारने पे और सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे, जैसे एक कन्वेंशनल आर्मीज करती है। लेकिन ये लाइन इतनी पिटी हुई है कि इसमें देखिए, जैसे ही इजराइल खाली करेगा और ये इस तरह की चीजें करने लगेगा, दुनिया बैठी है तैयार, उसमें कितने लोग वहां आ जाएंगे, और उसमें देखिए आप, ये कभी सफल ही नहीं हो सकते ये इस तरीके से, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है कि उस दिन 7 अक्टूबर को एक गाजा नाम के देश ने इजराइल नाम के देश पे हमला किया। वो ये मानता है कि कुछ हमास आतंकवादियों का हमला था, जनता को जो है उसको तो साथ लेके चलना है, पैलेस्टीन अथॉरिटी को भी साथ लेके चलना है। यहां अगर आप गाजा का घेराव करेंगे तो उधर वेस्ट बैंक का भी करना पड़ेगा, आपको महमूद अब्बास को भी हटाना पड़ेगा,
अब ये सब देखिए पेच हैं, तो ये हर तरफ से हार गए। ये बिल्कुल क्लियर हो गया जब नेतन्याहू का क्लोज एड नतान एशिल ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से फेल हो गए ये लोग। उसके बाद ग्योरा ईलैंड, उसका नाम है ग्योरा ईलैंड, जो जनरल प्लान लेके आया था कि नॉर्थ गाजा में पूरा दबा के एकदम मिलिटरीली क्रश कर दो और सिविलियंस को भी वहां से भगा दो, हमास के लोग। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिविलियंस भी वहां पर हैं, आपने अस्पताल नष्ट कर दिए, सब कर दिया। लेकिन वहां तो ईलैंड की भी यही पॉलिसी, उसने भी कहा कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती हो गई कि हमने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझा। दरअसल वो एक देश की सेना है और उसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। दो देश वॉर, अब यहां ये बताइए आप कि अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है, तो फिर आपने रिकग्नाइज कर लिया ना पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट स्टेट है। आप बताओ, नहीं, पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट स्टेट है, आपने रिकग्नाइज कर लिया, चाहे उसको आप गाजा में ही मान रहे हैं। तो ये बोलिए ना खुल के कि पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसने हमको हमला किया, हम पे हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, और ये क्या हुआ। और अगर ये आप लाइन लेके आगे बढ़ेंगे कि सेना हटा लेंगे, घेराघारी करेंगे और भूखे मारेंगे और सरेंडर कराएंगे, तब फिर उसका क्या होगा। जो नेतन्याहू ये कहता रहा है कि बार बार उसने दोहराया है कि हम फिलिस्तीनी, हम 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानेंगे, फिलिस्तीनी राज का दर्जा हम कभी नहीं देंगे। तुम्हें तो देना पड़ेगा, तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी है। उसने जो 7 अक्टूबर को कर दिया वो केवल एक देश कर सकता है। अब आप देखिए, ये बड़ी महीन बात है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूं ये जो अभी आज मैं बोल रहा हूं, इसको मैं कुछ 3-3 मिनट के 2-2 मिनट के शॉर्ट्स बना के, क्योंकि शॉर्ट्स की अवधि बढ़ गई है। भाई मेरे पास लोगों की कमी है, कुछ लोग जुड़े हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं उन लोगों को सामने लेके आऊं। अच्छा, अभी देखिए, ये जो पूरा एक बहस चल रही है, तीसरी एक बहस शुरू हो गई कि एक लिक्विड पार्टी, नेतन्याहू की पार्टी, उसकी एक महिला सांसद है, उसने जुलाई में क्या किया था कि एक इजरायली एक्टिविस्ट जो कि एंटी नेतन्याहू थी, उसके हस्बैंड को रिवील कर दिया था कि वो शिनबेत के लिए काम करता है, जो कि इलीगल है। आप रिवील नहीं कर सकते अगर शिनबेत, तो वो उसने इसलिए रिवील किया था कि ये देखो, नेतन्याहू के खिलाफ है बीवी, इसका हस्बैंड शिनबेत में काम करता है, जासूस है इजराइल का। उसको लेके इंक्वायरी बैठ गई, उसको लेके उसको बुलाया जा रहा है, जिसमें वो कह रही है कि जो शिनबेत के हेड है रोनेन बार, वो जवाब दें पहले 7 अक्टूबर के लिए कि 7 अक्टूबर उनके अंडर कैसे हो गया, और तब मैं आऊंगी। अब वो उसके खिलाफ केस है। अटॉर्नी जनरल इजराइल की, वो भी महिला है, मेरे ख्याल से GALI, गैली नाम है उनका। वो उनका बयान आ गया है कि इनको आना पड़ेगा। वो कह रही है नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये शिनबेत का चीफ रिजाइन करे। तो अभी आप देखिए, ये जो अंदरूनी लड़ाइयां तब आगे बढ़ती हैं जब इस तरीके से वो फेलियर होता है और बड़े लेवल पे जैसे इजराइल हार रही है। अच्छा, अब देखिए, अब एक बड़ी चीज है, हालांकि इसको मेरे ख्याल से ईरान ने, देखिए, एक ऐसा एक वेपन, एक हथियार ईरान ने ऐसा निकाला है, और जिसको उसने आज पहली बार दुनिया के सामने ईरान लाया, जो किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। वो बहुत ही खतरनाक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप सोच लीजिए ये क्या चीज होगी इसको, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा इसके डिटेल्स, और ये क्या क्या कर सकती है, और अमेरिका किस तरीके से हमला करने की सोच रहा है ईरान पे, अमेरिका इजराइल, और उसका ये कैसे काट है। ये सारी बातें आपको, देखिए, मैं बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली, या एक इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद देखिए, जो इराकी PM है, वो सीरिया में जो हुआ उसके बाद पहली बार आज तेहरान पहुंचे, वो काफी कुछ वहां पकड़ा है। कतार, जॉर्डन और ये कतार और जॉर्डन ने, एक इजराइल ने मैप रिलीज किया जिसमें जॉर्डन का, लेबनान का, सीरिया का एक हिस्सा वो इजराइल का पार्ट बताया गया। उसको लेके जॉर्डन और कतार ने विरोध किया, और सीरिया ने कोई विरोध नहीं किया। अब लेबनान का भी, तो मतलब लेबनान ने भी विरोध किया, सीरिया ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हदेर टाउन है सीरिया में, वहां पर इजराइल ने 15 मिलिट्री पॉइंट स्थापित कर दिए, मैंने पूरा कब्जा हदेरा। अभी तक HTS की तरफ से एक शब्द नहीं निकला है। लानत है उन पे जो अभी भी HTS, चाहे वो जितने बड़े नाम हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे हमारे समर्थक रहे हो,
और हमारी मदद भी उन्होंने किया और इज्जत भी मेरी है उनके प्रति। लेकिन लानत है उनको इस इतना ब्लाइंड होने की कि ये नहीं देख सकते हैं कि ये देखिए इजराइल वहां पर कब्जा कर रहा है, अपने सैनिक इस्टेब्लिश कर रहा है। उसके बाद देखिए इजरायली फोर्सेस ने एक फ्रेंच जर्नलिस्ट सिल्वियन मर्साडियर उसको गिरफ्तार कर लिया, उसका लैपटॉप छीन लिया। वो वहीं पर कवरेज कर रहा था, ये अल हमीदिया कुनेत्रा में, वहां पर ये कवरेज कर रहा था, उसको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 21 दिसंबर को भी उन्होंने यूएनओ के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये सब देखिए अभी इनका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद देखिए जो सीरिया में जो जुल्म हो रहा है, जुल्म गारत हो रहा है, उसके भी वीडियोज आए कि 3 अलवाइट्स को कैसे एचटीएस के लोगों ने मार दिया। और ये देखिए जबले एक कंट्री साइड है, वहां पर जो 107th ब्रिगेड है सीरियन आर्मी की रिकंस्टिट्यूट हुई है, जिसमें एचटीएस के लोग हैं, वो वहां थी। उनके सामने कुछ ये लड़ाकों ने, मतलब उनको लड़ाके नहीं कहें, भगोड़ों ने या भाड़े के टट्टुओं ने, अमेरिका और इजराइल के भाड़े के टट्टुओं ने वहां पर हमला करके 3 अलावाइट लोगों को जान से मारा। और उसके बाद उनकी बॉडी वहां के लोग नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले ये जो एचटीएस की जो आर्मी है, जो नई आर्मी बनी है 107th ब्रिगेड इन लोगों ने नाम दिया है, और जिसमें इंटरनेशनल लोग हैं, सीरियन है ही नहीं, उसमें सब इंटरनेशनल हैं, वो तजिकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, ये लोग पहले खाली करें। ये देखिए वहां पर एक मसला बन गया। दूसरी बात देखिए बास्केटबॉल प्लेयर, अमेरिका का बहुत बड़ा स्टार ड्वाइट हावर्ड, इसने एक जगह इसने ट्वीट कर दिया फ्री पैलेस्टाइन। उसको 10 मिनट में एनबीए कमिश्नर, बास्केटबॉल प्लेयर है, अमेरिका में बास्केटबॉल बहुत बड़ा खेल होता है, जैसे हम लोग के यहाँ आईपीएल होता है, वहां बास्केटबॉल लीग, वर्ल्ड लीग वहीं होती है, अमेरिका के क्लब्स आपस में खेलते हैं। तो ये बड़ा स्टार है ड्वाइट हावर्ड, इसने ट्वीट किया फ्री पैलेस्टाइन। और देखिए वो घटना जो ऑस्ट्रेलियन सिंगर के साथ हुई वो मैं आपको बताइए। अब इसने जो किया उसको 10 मिनट में एनबीए कमिश्नर ने, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो अमेरिका का है, उसका कमिश्नर, उसके एजेंट, पीपल इन द फाउंडेशन और टेक्सास तक से लोगों ने उसको फोन किया कि तुम अपना ये ट्वीट हटा दो। अब बताइए आप, ये एचपना हो रहा है। उसके बाद देखिए जो तुलकरेम में और भी घटनाएं हुई, उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने पहले इजराइल ने कुछ घेराघारी की थी, उसके बाद काफी मारा है। लेबनान में माउंट जेबल और मरून अल रस जो है, इसकी तरफ इजराइल ने टारगेट किया है। कुनेत्रा में फिर से इन्होंने हमला किया, आज फिर से कुनेत्रा में कुछ और भी नुकसान वहां पहुंचाया है। उसके बाद जो रमल्ला में एक मिखमास एरिया है वेस्ट बैंक में, उसमें भी इजरायली फोर्सेस ने घुस के कुछ तबाही मचाई। उसके बाद जवाब भी उनको मिला, वो पीछे हटे। उसके बाद देखिए जो पूरी बात आ रही है कि लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिकाती, उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल अमेरिका से कह दिया है कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर मुझे ठीक से प्लान नहीं दिया कि 25 नवंबर 2025 तक इजराइल को विड्रॉ करना है लेबनान से, अगर वो प्लान नहीं मिला हमें 1 हफ्ते के अंदर, तो हमें दूसरी तरह की कार्रवाई में जाना पड़ेगा। तो देखिए ये आज का प्रसारण, और इसके बाद मैं कल देखिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।